सो गाइज, अगर आप टीसीएस जैसी कंपनी में या टीसीएस जैसी जो दूसरी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, इन्फोसिस हो गई, एक्सेंचर हो गई, और अगर आप उसमें एज अ बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू मेक इट बिग एंड यू वांट टू स्विच इनटू द कंसल्टिंग प्रोफाइल ऑफ बिग फोर्स, दैट इज पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी एंड ईवाई, तो आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैंने पर्सनली क्या क्या स्टेप फॉलो किए, तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस, माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रियलिटी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट रोल इन टीसीएस। तो जब मैं बिजनेस एनालिस्ट था, या अगर आप लोग भी अगर बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो मोस्टली हम लोगों का काम होता था क्लाइंट मीटिंग्स कंडक्ट करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशंस कंडक्ट करना, उसे डॉक्यूमेंटेशन में उतारना, उसके बाद एफएसडीज, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशंस, ये सब लिखना, प्रोसेस फ्लोज बनाना। पर आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ काफ़ी है कंसल्टिंग के लिए, कंसल्टिंग में स्विच करने के लिए? नोप, ये सब काफ़ी नहीं है। ये एक अच्छा बेस है, बट अगर आपको टेक कंसल्टिंग में जाना है तो यू नीड टू बिल्ड ऑन दिस। और क्या क्या स्किल्स इसमें मैंडेटरी होती हैं या क्या क्या स्किल्स आप लोगों को आनी चाहिए? तो सबसे पहले सवाल है कि आप बिग फोर में कंसल्टिंग के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। तो देखो, कंसल्टिंग जो है वो बहुत टाइप की होती है। टेक कंसल्टिंग हो गई, डोमेन कंसल्टिंग हो गई। डोमेन कंसल्टिंग हो गया कि एक पर्टिकुलर बिजनेस डोमेन हो गया, जैसे सप्लाई चेन हो गया या रिटेल हो गया। अगर आपको उसका कंसल्टेंट बनना है तो आपको उस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेक कंसल्टिंग करनी है तो टेक कंसल्टिंग में आपको पूरे के पूरे एक प्रोसेस फ्लो की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप क्लाउड कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की एंड टू एंड कुछ प्रोसेसेस पता होनी चाहिए, कैसे बिलिंग होती है, कैसे सर्विसेज काम करती हैं, क्या एक ऑप्टिमल आर्किटेक्चर है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हैंड्स ऑन की ज़रूरत है क्या? मैं बोलूँगा है भी और नहीं भी। अगर आप पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी साइड ऑफ थिंग्स में जा रहे हैं तो आपको हैंड्स ऑन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको हाँ, सर्विसेज पता होनी चाहिए कि क्या सर्विस क्या काम करती है, कौन सी सर्विस किस चीज़ के लिए सुटेबल है, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितने आपको प्रोविजन करने हैं रिसोर्सेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या कोडिंग की ज़रूरत है? अगर आप विजुअलाइजेशन या आप बोल सकते हैं अगर आप एनालिटिक्स वाली साइड में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कोडिंग पता होनी चाहिए, जैसे पाइथन हो गया, एसक्यूएल बेसिक्स हो गए, टैब्ल्यू बीआई हो गया, टैब्ल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, इन सब की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि बिजनेस एनालिस्ट की एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपको क्लाइंट एक्सपोजर अच्छा मिला होता है, आपको क्लाइंट के साथ बातचीत करनी आती है कि क्लाइंट के साथ कैसे कैसे बातचीत करनी है। तो कंसल्टिंग में मोस्टली आप लोग को अपने सोल्यूशन को सेल करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं आपका सोल्यूशन उनके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो, बट आपको उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि ये उनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो क्लाइंट से कैसे बात करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है और कैसे इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन बनानी है, दिस इज़ द की। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कंसल्टिंग में आपके मोस्टली जो डिलीवरेबल्स हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में होते हैं। जो भी आपको काम करना है, एक्सेल्स डेवलप करनी है, वो तो अलग है, बट जो भी आप शोकेस करोगे कि आपने क्या किया इतने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर कंसल्टिंग प्रोजेक्ट, तो वो आपको जो एंड आपके कीज जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ही करने होंगे। तो आपकी पीपीटी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। पीपीटी इज़ द की। जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है वो मैंने सीखा है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, भले ही आपकी टेक्निकल स्किल्स थोड़ी बहुत एवरेज भी है, तब भी आप अच्छे से कोई भी प्रोजेक्ट निकाल लोगे। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेशन आपको करनी चाहिए टू बूस्ट योर प्रोफाइल। देखो, अब सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो स्टैंड आउट करने के लिए थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस तो करने ही पड़ते हैं। कुछ मस्ट हैव सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको बिग फोर में जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लाउड कुछ कर रहे हो तो आपको, अगर आपके पास फिनॉप्स का सर्टिफिकेशन है, फिनॉप्स सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर का, जो फिनॉप्स ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट होगा। अगर आप एक सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर हैं, आपने सीएसएम का सर्टिफिकेशन कर रखा है, अगर आपने एश्योर क्लाउड के सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, एडब्ल्यूएस के, जीसीपी के, अगर आप एक सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल हो, जिसको CBAP भी बोला जाता है, तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको एक कंसल्टिंग इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अगर क्रैक नहीं तो आपको एक चांस तो ज़रूर मिल सकता है
कंसल्टिंग इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। तो ये सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज नहीं करती, बट रिक्रूटर्स को भी दिखाती हैं कि आप सीरियस हो अपने करियर के बारे में। क्योंकि मोस्टली जो सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो फिनॉप सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर जो मैंने किया था, वो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट ही 25,000 रुपये है। तो अगर कोई 25,000 रुपये खर्च कर रहा है तो मतलब ही सीरियस अबाउट दिस डोमेन, उसको इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि कोई एरा गैरा नथु गैरा ये सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, अपने 25,000 रुपये नहीं लगाएगा। मेरे केस में मैंने किया था, बट वो मैंने रिम्बर्स करा लिया था, इसलिए मैंने किया था। 25,000 रुपये मैं अपनी जेब से भी नहीं लगाऊंगा एक सर्टिफिकेशन के पीछे। तीसरा है, जो चौथा मैं बोलना चाहूँगा कि आप कैसे अपीयर हो सकते हैं, वो है आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी और आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टिंग जॉब्स के लिए। तो दोस्तों, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट फ्रेंड इन योर जर्नी। बिग 4 के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको फॉलो करो, उनकी पोस्ट पर कमेंट करो। अगर वो मोस्टली वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ उसमें भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज अगर आती हैं तो हम लोग सीधा लिंक्डइन में रेफरल के लिए हम लोग एक पोस्ट तो डालते ही हैं। अगर आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हो, अगर आप उनको डायरेक्टली डीएम कर रहे हो या उनको डायरेक्टली पिंग कर रहे हो लिंक्डइन में, और अगर आप अपना रिज्यूमे भेजते हो और अगर आपको उनका रिज्यूमे आपको अच्छा लगा या आपका रिज्यूमे उनको अच्छा लगा, तो आप ज़रूर आपको वो करेंगे, रेफ़र तो कर ही लेंगे। क्योंकि रेफरल में हम लोगों को भी, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो पैसा मिलता है। तो रेफरल करने में कोई भी कभी मना नहीं करता। और हाँ, जब अप्लाई कर रहे हो तो कस्टमाइज़ योर रिज्यूमे, ठीक है। हाईलाइट टेक कंसल्टिंग स्किल्स जो अभी बिग 4 में काम आ रही हैं, जैसे क्लाउड कंसल्टिंग है, फिनॉप्स हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी रेजिलियंस हो गया, इसके अलावा माइग्रेशंस की स्ट्रैटेजीज़ हो गई। ये सब कुछ आप एक अपना सीवी बनाओ। जेनरिक सीवी मत भेजो क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। नई स्किल्स, कुछ नीश स्किल्स होगी, जैसे एआई की होगी। आजकल एआई बहुत डिमांड में है। अगर आपने कोई सोल्यूशन डेवलप किया है या अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो। तो आपको अपना रिज्यूमे हर एक जॉब के लिए टेलर करना पड़ता है उस नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि कैसे आप क्लाइंट इशू सॉल्व करोगे। क्या आपके पास सही अप्रोच है प्रॉब्लम थिंकिंग के लिए, कि अगर मैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम दूं, अगर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से निकाल पा रहे हो, सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, एटलीस्ट आप एक वो सही डायरेक्शन या सही रास्ता अपना रहे हो कि कैसे मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो भी देखा जाता है इंटरव्यू में। भले ही आप मेरे को सही जवाब मत दो, पर अगर आप मेरे को एक अच्छी स्ट्रैटेजी दे रहे हो, अगर आप मेरे को अच्छी डायरेक्शन दे रहे हो कि हम इस डायरेक्शन में जाके अगर हम जाएंगे तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलने की एक उम्मीद जग सकती है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है इंटरव्यू देते टाइम। और इंटरव्यू देते टाइम हमेशा एक अप्रोच फॉलो करो। जब भी आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहो तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम थी वो क्लाइंट की प्रॉब्लम दो, आपने क्या किया, आपने क्या सोल्यूशन प्रपोज किए वो दो, और क्लाइंट को उससे क्या हेल्प पहुंची, ये सब कुछ आपको अपने एक आंसर में अपने आंसर में ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। और आपके करंट रोल में आपने कैसे इम्पैक्ट जनरेट किया है काम के अलावा, और आप जो ऑफिशियल जो नॉर्मल वर्क होता है जैसे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, उसके अलावा आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रीब्यूट किया है, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी कि आप इजीली स्विच कर पाओगे टीसीएस टू बिग 4 कंसल्टिंग टेक प्रोफाइल में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छी है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।